गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम अध्ययन करेंगे इकोनॉमिक्स का। 11वीं के अंदर हम दो बुकें पढ़ेंगे, जिसमें हमारी एक बुक होगी माइक्रो इकोनॉमिक्स तो दूसरी होगी स्टैटिक्स फॉर इकोनॉमिक्स। हम पहले शुरुआत करते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स से कि माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होती है। लेकिन इसको भी जानने से पहले हम बता देते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स, ये दो शाखाएं हैं हमारे इकोनॉमिक्स की। इकोनॉमिक्स से क्या अभिप्राय है? इकोनॉमिक्स से अभिप्राय है कि जहाँ पर मानव की असीमित आवश्यकताओं को सीमित साधनों से किस प्रकार पूरा किया जाए, इसका अध्ययन करना इकोनॉमिक्स कहलाता है। कि जहाँ हम देखते हैं असीमित आवश्यकताएं क्या होती हैं। असीमित आवश्यकता होती हैं जहाँ एक मानव के द्वारा अलग अलग वस्तुओं को पाने की चाहत, कि उसके पास अच्छा फ़ोन हो, अच्छे उसके पास बाइक हो, अच्छी कारें हो, अच्छा बिजनेस हो, अच्छा घर हो, ये सब मानव की आवश्यकताएं हैं। और इनको पूरा करने वाले जो हमारे साधन हैं, जैसे कि धन, तो वो एक सीमित मात्रा में है। तो किस प्रकार उस कम पैसे से ये ज़्यादा से ज़्यादा वस्तु प्राप्त करने की संतुष्टि है, वो किस प्रकार पूरी हो, इसका अध्ययन करना इकोनॉमिक्स कहलाता है। जो हमारा हिंदी का शब्द है इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र, तो अर्थशास्त्र दो शब्दों के मेल से बना है। पहला शब्द है अर्थ, अर्थ का तो होता है धन, और शास्त्र, शास्त्र होता है किसी भी व्यवस्था का कर्मबंधक ज्ञान होना, तो शास्त्र कहलाता है। तो वैज्ञानिक अध्ययन, जहाँ चीज़ें एक नियम और रूल के अनुसार लिखी गई हैं। और जो हमारा इकोनॉमिक्स है, अंग्रेजी का शब्द है लेकिन ये ग्रीक भाषा से निकला है, जो दो शब्दों से मिलकर बना है, ओकिस और नैमिन। ओकिस का अर्थ होता है घरेलू और नैमिन्स का अर्थ होता है प्रबंध। जहाँ पर एक घरेलू प्रबंध करने के लिए किस प्रकार असीमित आवश्यकताओं को सीमित साधनों से पूरा किया जाए, इसका अध्ययन करना इकोनॉमिक्स कहलाता है। लेकिन अर्थशास्त्र क्या है, इसके बारे में अलग अलग व्यक्तियों ने अलग अलग डेफिनेशन दी है। सबसे पहले जो डेफिनेशन आई थी वो आई थी 1776 के अंदर, जो कि एडम स्मिथ के द्वारा दी गई थी। चलिए हम इसकी शुरुआत करते हैं कि एडम स्मिथ ने कौन सी डेफिनेशन दी है। सबसे पहले जो डेफिनेशन आई थी वो आई थी धन संबंधित परिभाषा, वेल्थ डेफिनेशन। ये एडम स्मिथ ने दी थी। एडम स्मिथ को इकोनॉमिक्स का पिता कहा जाता है। उनकी बुक एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड केसेस ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशन, जिनको शॉर्ट में कहा जाता है वेल्थ ऑफ नेशन, जहाँ हिंदी में इसका अर्थ है कि हमारे जो राष्ट्र है उसकी धन की प्रकृति क्या है, कारणों की खोज क्या है, इसकी, जहाँ हिंदी का अर्थ है अर्थशास्त्र राष्ट्र के धन की प्रकृति तथा कारणों की खोज है। कि जो हमारी इकोनॉमिक्स है वो ये बताती है कि एक राष्ट्र के पास धन कहाँ से आता है, कैसे आता है, इनकी खोज करना इकोनॉमिक्स कहलाता है। तो ये परिभाषा सबसे पहले 1776 में एडम स्मिथ द्वारा दी गई, और एडम स्मिथ को इकोनॉमिक्स का पिता कहा जाता है, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। लंबे समय तक हमारे यही परिभाषा चलती रही कि धन का जो अध्ययन किया जाएगा वो इकोनॉमिक्स कहलाता है। लेकिन कुछ समय बाद इसकी आलोचना होना शुरू हो गई, क्योंकि जब एक फर्म के द्वारा, एक उद्योग के द्वारा, एक राष्ट्र के द्वारा उद्देश्य सिर्फ धन कमाना होगा, तो उसमें काम करने वाले श्रमिकों का शोषण किया जाएगा या अधिक से अधिक साधनों का शोषण किया जाएगा ताकि अधिक से अधिक धन कमाया जाए। तो अब इसकी आलोचना होने लगी, और आलोचना में कहा जाने लगा कि ये जो इकोनॉमिक्स है ये तो सिर्फ दाल रोटी का अर्थशास्त्र रह गया है। यहाँ सिर्फ इंसान पैसा कमाने की बातें करता है, साधनों को ख़त्म करने के लिए पैसा ज़्यादा कमाने की बातें करता है। तो अब इसको परिवर्तन किया गया और दूसरी डेफिनेशन आई, भौतिक कल्याण संबंधित परिभाषा, वेलफेयर डेफिनेशन। इसमें क्या हुआ, यहाँ पर व्यक्ति जो पहले एक धन कमाने की कोशिश कर रहे थे, अब उसके धन के साथ साथ ये एक मानव जाति का अध्ययन करने लगा
एक व्यक्ति का, एक समाज का अध्ययन करने लगा और उस समाज में उसके कल्याण के लिए कार्य करने लगा। अब पर शोषण जैसी चीज़ों का छुटकारा मिलने लगा। अब संसाधनों को ज़्यादा मात्रा में ख़त्म नहीं किया जाने लगा और अब आने वाली पीढ़ियों के लिए इसको बचा के रखा जाने लगा। और इन सब कारणों के लिए एक नई डेफिनेशन आई और ये डेफिनेशन दी थी मार्शल ने 1890 के अंदर, जिनकी पुस्तक का नाम था प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। इन्होंने इसमें यही बताया था कि एक व्यक्ति, एक समाज अपने संसाधनों को इस प्रकार से प्रयोग में लाए कि वो आगे ही बचा सके और उनका कल्याण भी हो सके। वो वस्तुओं को इस प्रकार से प्रयोग में लेकर आए। अब इन्होंने इसके बाद इसकी आलोचना भी होने लगी, क्योंकि समय परिवर्तन के साथ हर एक डेफिनेशन को परिवर्तित किया गया। पहली डेफिनेशन जो 1776 में आई थी और दूसरी 1890, लगभग बहुत सारे गैप के बाद, एक शताब्दी के बाद जो डेफिनेशन आती है उसमें परिवर्तन आया। अब इसमें क्या कहा जाने लगा आलोचना ग्रुप में कि अर्थशास्त्र में सभी मनुष्यों के आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, चाहे वह समाज में रहते हो या समाज के बाहर एकांत में रहते हो। लेकिन इस वाली डेफिनेशन में कहा गया था कि एक व्यक्ति और एक समाज का अध्ययन करना। तो अब पॉइंट ये बनता है कि एक व्यक्ति आर्थिक क्रिया कहीं भी करे, चाहे एक समाज में करे चाहे वो एकांत में जाके करे, लेकिन मार्शल के अनुसार आर्थिक क्रिया वो थी कि जहाँ एक समाज का अध्ययन किया जाए। दूसरी आलोचना हुई, अर्थशास्त्र में सभी प्रकार के सीमित साधनों से संबंधित आर्थिक कार्यों का अध्ययन किया जाता है, चाहे वो भौतिक हों या अभौतिक हों। लेकिन मार्शल ने कहा था कि उन सभी भौतिक साधनों का, अब ये भौतिक और अभौतिक क्या होता है? फिजिकल एंड नॉन फिजिकल। फिजिकल होता है जिनको हम देख सकते हैं, जिनको हम छू सकते हैं, उन साधनों का। जैसे मार्शल के अनुसार बताया गया कि जो वस्तुओं का हम उत्पादन करते हैं, वस्तुएं देखते हैं, वो फिजिकल में आती हैं। लेकिन जब रॉबिन्सन ने कहा कि वो सब क्रियाएं, जैसे सेवाएं हैं, बैंक की सेवाएं हैं, एक टीचर की सेवाएं हैं, एक पुलिस अधिकारी की जो सेवाएं हैं, एक वकील की जो सेवाएं हैं, ये भी हमारे आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन होती हैं, इनका भी अध्ययन किया जाता है। ये भी हमारे नॉन विजिबल में आती हैं, नॉन भौतिक वस्तुएं हैं हमारी, ये अभौतिक वस्तुएं हैं। अर्थशास्त्र में सभी प्रकार के आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, चाहे उसमें कल्याण हो या ना हो। तो हमारा पहले उसमें मार्शल ने जो कहा था कि हम सब उन क्रियाओं का अध्ययन करते हैं जहां हमारा कल्याण होता है, लेकिन रॉबिन्सन ने आलोचना करते कहा कि आर्थिक क्रिया ऐसी भी होती हैं जहां जरूरी नहीं है कल्याण हो, तो वहां उन क्रियाओं को भी इसके अंदर शामिल किया जाता है।